नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसपी सिंह की एक और गड़बड़ी सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे। देखिए, एसपी सिंह की एक और गड़बड़ी आप सबके सामने है। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में एफिलिएशन घोटाला सामने आया है। एकेयू के प्रभारी वीसी हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह, जहां से घोटाला सामने आया। बीबीए, बीसीए, बी फार्मा के एफिलिएशन में बड़ी धांधली की गई है। मानकों को ताक पर रखकर एफिलिएशन दिया गया है। यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ एफिलिएशन ने इस पर रोक लगा रखी थी। 2014 से नए संस्थानों के एफिलिएशन पर रोक लगी थी, लेकिन अब उसमें ये बड़ा घोटाला जो है एसपी सिंह का सामने आया है। एक और गड़बड़ी एसपी सिंह की सबके सामने है, जिसमें ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में ये एफिलिएशन घोटाला एसपी सिंह की तरफ से किया गया है। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए, लगातार सवालों के घेरे में है एसपी सिंह। पहले ही ये घोटाले सामने आ चुके हैं, पहले भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, वो मामला शांत भी नहीं कि अब ये नया मामला सामने आ चुका है। थोड़ा डिटेल में बताइए, क्या है ये पूरा घोटाला? देखिए शिप्रा, ये लाख सफाई दे रहे हैं एसपी सिंह, लेकिन जहां जहां एसपी सिंह रहे हैं और जहां हैं वहां से इनका काला कारनामा सामने आ रहा है। पटना का यानी सीएम नीतीश कुमार का सबसे पसंदीदा जो आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय है, जो एक नई सोच के साथ खोले गए थे, वहां पर 2014 से एप्लीकेशन पर रोक लगी थी, चूंकि ज्यादा संस्थानों को एप्लीकेशन दे दिया गया था। ऐसे में 2014 के बाद हरी झंडी नहीं मिली थी, जो वहां के जो विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ एप्लीकेशन है उसके द्वारा ये रोक लगाई गई थी। लेकिन जैसे ही एसपी सिंह वहां पर वीसी का प्रभार लेते हैं और उसके साथ साथ जो रजिस्ट्रार हैं, जो मगध विश्वविद्यालय के अस्थायी रजिस्ट्रार हैं फिलहाल, और प्रभारी रजिस्ट्रार और प्रभारी वीसी जो रजिस्ट्रार है पीके वर्मा, दोनों मिलकर 30 नए कॉलेजों को विगत 3 महीने के अंदर मान्यता दे दी है। जबकि जो निदेशक उच्च शिक्षा है उसने आगाह किया, उसने कई बार पत्र भी लिखा है। निदेशक उच्च शिक्षा से मेरी बातचीत हुई है, अभी कैमरे के सामने वो आना नहीं चाहते हैं, लेकिन कई पत्र हमें हाथ लगी है, जिस पत्र में ये साफ तौर से अंकित है कि शिक्षा विभाग नहीं चाहता था कि अभी जो एप्लीकेशन है वो किसी भी संस्थान को एप्लीकेशन दिया जाए। लेकिन इसके विपरीत जो रजिस्ट्रार है पीके वर्मा, प्रभारी वीसी जो है एसपी सिंह, इन दोनों ने मिलकर जो एप्लीकेशन बोर्ड ऑफ एप्लीकेशन है उसके नियमों को ताक पर रखते हुए इन्होंने 30 नए संस्थानों को एप्लीकेशन दे दिया। लोग बता रहे हैं ये एप्लीकेशन यूं ही नहीं दिया गया, बल्कि रजिस्ट्रार ने अपने कलम से पत्र भी जारी किया और इंस्पेक्शन करने भी रजिस्ट्रार खुद जाते थे। एक बड़ा घोटाला है और बिहार सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती है कि लगातार सरकारी संस्थान यानी जो उच्च शिक्षा है उसकी स्थिति सामने आ रही है और काला कारनामा जो एसपी सिंह है और जो रजिस्ट्रार है उनका सामने आ रहा है। बिल्कुल रजनीश, और सवाल ये भी है कि इतने दिनों से ये घोटाला चल रहा था, एक के बाद एक, जहां भी ये प्रभारी कुलपति बने या कुलपति बने वहां पर इस तरह के कारनामे इन्होंने किए हैं और किसी को पता तक नहीं चला। बिल्कुल, देखिए, यही सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा सवाल भी है कि इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय में इनको जिम्मा दिया गया और एक तरह से सही कहा था बीजेपी जो एमएलसी है नवल किशोर यादव कि जहां जहां हरा भरा भी था वहां वहां एसपी सिंह को प्रभार दिया गया। यानी एक साथ 4 विश्वविद्यालय और हर जगह। इससे पहले पाटलिपुत्र की आपने तस्वीर देख ली, उसके बाद एलएनएमयू में ये जो कारनामा किए वो सामने आया। इससे पहले मौलाना मजहरुल हक में इनका कारनामा सामने आया। अब जो बचा हुआ एक इनके प्रभार में जो विश्वविद्यालय है यानी आर्यभट्ट, वहां भी जो काला कारनामा है वो सामने आ गया। न्यूज 18 ये सवाल कर रहा है राज्य सरकार से, राजभवन से, कि आखिर एसपी सिंह को क्यों इतनी छूट दी गई है, जो नियमों को ताक पर रखकर बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, ये तमाम जो वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्स हैं, इसको क्यों आखिर एप्लीकेशन दे दिया गया, ये सवाल है शिप्रा। बिल्कुल रजनीश, और देखिए सवाल ये भी कि जांच के बजाय जब हमने भी ये खबर चलाई, लगातार ये खबर हम चला रहे, एक अपडेट बता रहे दर्शकों को, और तब भी मेहरबानी की जा रही है, ऊपर से उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। बिल्कुल, सम्मान तो दिया ही गया, उसके बाद अभी भी जो प्रभार है आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय का प्रभार, आखिर अब भी प्रभार क्यों नहीं छीना गया? आखिर एलएनएमयू के वीसी किस तरह से बने हुए हैं? तमाम सवाल न्यूज 18 उठा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कल रात में ही
ये खबर आई है कि राज्यपाल को सिफारिश कर दी है, जांच का आदेश दिया है, लेकिन अब जांच करने की जरूरत ये भी है कि आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय में जो एफिलिएशन घोटाला है, इस मामले में भी जांच हो और बतौर जो प्रभारी वीसी है, रजिस्ट्रार है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए, क्योंकि जो लाखों जो स्टूडेंट होते हैं बिहार के, वो अगर विश्वविद्यालय में नामांकन कराते हैं, अगर किसी वजह से उनके कोर्स को मान्यता, उनकी कोर्स की मान्यता छिन जाती है, तो निश्चित रूप से ऐसे गुनहगार जो है वो कहीं ना कहीं बख्शना नहीं चाहिए इनको। जी बिल्कुल रजनीश, और ऐसे में देखिए अब जब एक एक घोटाले सामने आ रहे हैं तो उसमें ये भी अब संदेह हो चुका है कि खासतौर पर बिहार के जितने भी अलग अलग यूनिवर्सिटी है उसमें भी कुछ ऐसा पहले से चल रहा होगा, और कहीं ना कहीं ये पूरा जो संस्थान है वो कहीं ना कहीं अब शिक्षा विभाग से हट करके एक उगाही का एक अड्डा बन चुका है लोगों के लिए। बिल्कुल, देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कल न्यूज 18 के कैमरे पर ये साफ कह दिया था कि हम चाहते हैं और राज्य सरकार चाहती है कि बिहार के तमाम जो विश्वविद्यालय है, तकरीबन 13 विश्वविद्यालय, उन सभी विश्वविद्यालयों में जो वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आ रहा है, उसके आधार पर सभी विश्वविद्यालय में जांच हो और ये पता चल सके कि कहाँ कहाँ वित्तीय अनियमितता हुई है, घोटाला हुआ है। जी बिल्कुल रजनीश, देखिए जिन पर ये जिम्मेदारी होती है कि बच्चों के भविष्य को संवारेंगे और आगे ले जाएंगे, यूनिवर्सिटी को और एक नया आयाम पर पहुंचाने की कोशिश होगी उनकी तरफ से, तो वो ना करके किसी और ही मामले में ये लोग जो है संलिप्त हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए बता दें आपको कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से मजबूर है। जो तस्वीरें सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग डायरेक्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है, और यही वजह है कि राजभवन जो है अपने मन से वीसी को इतनी छूट दिए हुए है, और यही वजह है कि जो शिक्षा सचिव है असंगवा चुबाव, उनका भी पत्र न्यूज 18 को हाथ लगा है। असंगवा चुबाव ने राजभवन को कई बार पत्र लिखा है कि आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय में वीसी की अस्थायी नियुक्ति हो, बावजूद राजभवन खामोश है, क्योंकि एसपी सिंह के हाथ में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय है, और यही वजह है कि ये लगातार करते आ रहे हैं। जी बिल्कुल रजनीश, देखिए यहाँ पर बात ये भी है कि जैसा कि आप भी बता रहे हैं और हम भी दिखा रहे हैं कि राजभवन को लगातार जो है ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जा रही थी, बताने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन राजभवन उस तरीके से सख्त क्यों नहीं आखिर देख पा रहा था। हालांकि उन्हें दिल्ली भी तलब किया गया राज्यपाल को, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए पूरे मामले जो हैं कहीं ना कहीं अब भारत सरकार तक पहुंच गई है, पीएमओ तक मामला पहुंच गया है, और अब लोग जो है कहीं ना कहीं उम्मीद जताए हुए हैं कि जिस तरह से आरोपी वीसी के जरिए जो भ्रष्टाचार का काला कारनामा जो सामने आ रहा है, ऐसे में राज्य सरकार फिलहाल जो कल बयान दी है शिक्षा मंत्री के तौर पर, तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से तैयार है, और सीएम नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि जो भ्रष्टाचार का कलंक लगा है वो न सिर्फ राजभवन पर लगा है बल्कि पूरा बिहार का शिक्षा क्षेत्र जो है वो कहीं न कहीं कलंकित हो रहा है। बिल्कुल, आप इस खबर पर नजर बना रखें रजनीश, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बिहार में आज एक बार फिर अपराधियों ने तांडव मचाया। आरा के राजपुर मोड़ के पास अपराधियों ने इंटर के एक छात्र को गोली मारकर हत्या कर दी। सड़क के किनारे उसका शव मिला है। हो रही है खगड़िया में खुलेआम देसी शराब बिक रही है और लोग पी भी रहे हैं। बिहार में हाल के दिनों में शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू करने की कोशिशें जारी हैं। भारी दबाव के बीच पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी भी कर रही है, लेकिन शराब तस्कर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। खगड़िया से आई इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, जहां सख्ती के बाद भी खुलेआम देसी शराब बिक रही है और लोग बेखौफ होकर शराब पी भी रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे एक महिला बोतल में देसी महुआ शराब को रखे हुए है और वो लोगों को इसे सर्व कर रही है। वहां बैठे लोग आराम से शराब पी रहे हैं। यही नहीं, महिला शराब गिलास में देने के बाद रुपए मांगती नजर आ रही है और फिर दूसरे ग्राहक को गिलास में शराब डालकर परोस भी रही है। देसी शराब की महफिल यहाँ हर दिन यूं ही सजती है, लेकिन शायद पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। विश्वविद्यालय शिक्षा, दीक्षा और शोध का स्थल होता है, लेकिन भागलपुर का तिलका मांझी विश्वविद्यालय इन दिनों साधना और तंत्र मंत्र का केंद्र बना हुआ है। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के कर्मचारी सुबोध झा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने लगी तिलका मांझी की प्रतिमा के पास तंत्र मंत्र की सिद्धि करते नजर आते हैं। शिक्षा के मंदिर में एक कर्मचारी के इस आचरण पर कई सवाल उठ खड़े होते हैं। तांत्रिक सुबोध झा से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। हम अभी खड़े हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने।
और ये तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का कैंपस है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर तिलका मांझी की प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ पर जो है एक व्यक्ति जो है शिक्षा का मंदिर कहा जाता है विश्वविद्यालय को, और यहाँ पर वो तंत्र विद्या कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं इनसे कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं और कब से करते हैं और क्या इसको लेकर क्या सोच रहे हैं। बाबा, क्या कर रहे हैं आप और इसको लेकर क्या सोच है आप? ये जब हमको आज जब छुट्टी मिलती है सर, तो हम घर द्वार त्याग दिए हैं। जब घर द्वार त्याग दिए हैं, जब हम घर नहीं जाते हैं, तो मेरे लिए जहाँ शाम होता है तो मेरे लिए सुबह भी वहीं होता है जी। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ कर रहे हैं कि आज जब छुट्टी है तो हम कहाँ भटकते हैं। ये विद्या की मंदिर है, तो हम ये गरुड़ पुराण माता जगदम्बा की ये मानस का पाठ कर रहे थे और ये आपका बजरंग बाण हम किताब पढ़ रहे थे। तंत्र विद्या भी आप सीखे हुए हैं? हाँ, तंत्र विद्या हम सीखे हुए हैं सर। कि इस विश्वविद्यालय में हम काफ़ी ईमानदारी के साथ में भाई चांसलर साहब का हम ड्राइवर थे, जो कि 2004 में हमको पूर्व VC ये थे PC पंतजलि ने हमको सस्पेंड कर दिए थे सर, बेकसूर का। तो सस्पेंड करने के बाद सर हम हाई कोर्ट में केस कर दिए। आज आप क्या कर रहे हैं? आज तो आपके सामने में सर देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय परिसर में एक फकीर बनकर के बैठ के माता की पूजा कर रहे हैं, बाबा का पूजा कर रहे हैं सर। हम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर साहब के तत्कालीन ड्राइवर हैं, लेकिन अभी हम अब गाड़ी 2004 से नहीं चलाते हैं। हम अभी परीक्षा विभाग C में काम करते हैं। आज छुट्टी है तो छुट्टी के दिन माता का हम पूजा कर रहे हैं। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबोध जी जो है लगातार पूजा पाठ में जुड़े हुए हैं। तंत्र विद्या भी इन्होंने सीखी है और यहाँ पर तंत्र विद्या से भी वो अपना जो काम कर रहे हैं और विश्वविद्यालय परिसर में ये किया जा रहा है। विश्वविद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर तंत्र विद्या भी की जा रही है। अब देखने वाली बात है कि ये किनके आदेश पर यहाँ पर इस तरह का तंत्र विद्या किया जा रहा है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। जमुई के काकण गांव का जैन मंदिर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। मंदिर में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की करीब 1500 साल पुरानी प्रतिमा है। अब इस मंदिर के आसपास विकास किया जा रहा है। जमुई लखीसराय के काकन गांव में स्थित जो प्राचीन जैन मंदिर है, वहां पर अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई है। जो जिला प्रशासन सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन यहां पर टूरिज्म को लेकर अब कोशिश शुरू कर दी है। ये बता दें इस मंदिर के बारे में कि यह जैन मंदिर है और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ का 4 कल्याणक जो काकन गांव ही है और यह मंदिर है। और इस मंदिर में एक प्राचीन प्रतिमा भी है जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, जो लगभग 1500 साल प्राचीन प्रतिमा है, पुरानी प्रतिमा है। और इसको देखने के लिए हर साल यहाँ पर पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं। अब इस स्थान को डेवलप करने के लिए टूरिज्म के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, कि यहाँ पर पर्यटक आए, आने में उनको परेशानी न हो और यहाँ आए तो कुछ दिन रुके, उसके लिए कोशिश शुरू कर दी गई है। जैसा कि टूरिज्म विभाग के निर्देश के बाद यहाँ पर जिलाधिकारी और जो अधिकारी हैं संबंधित वो विजिट किए हैं, मुआयना किए हैं। और जो मंदिर ये बताया जाता है कि ये मंदिर प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर हर साल जैन तीर्थयात्री आते हैं, टूरिज्म को लेकर पर्यटक आते हैं। यहाँ पर यहाँ के प्राचीन मंदिर की शोभा को देखते हैं, जो बनावट है उसको देखते हैं, जो मंदिर में प्राचीन प्रतिमा है उसे देखते हैं। अब यहाँ पर डेवलपमेंट, टूरिज्म को लेकर डेवलपमेंट की कोशिश शुरू कर दी गई है। साथ ही यहाँ पर पर्यटक आते हैं, उन्हें तमाम सुविधा यहाँ पर मिले, इस बात का भी ख्याल रखने का निर्देश दिया गया है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। अरवल के SFC गोदाम में देखरेख के अभाव में लाखों रुपए के अनाज बर्बाद हो रहे हैं। गोदामों की जर्जर हालत और कीटनाशक दवा की छिड़काव नहीं होने से अनाज सड़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस लापरवाही पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। देखिए संवाददाता अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। ये अरवल जिले का SFC गोदाम है, जिला मुख्यालय का गोदाम है। अनाज का जो गरीबों को, जो निवाले को लोग कैसे एक दूसरे पे ख़राब अनाज जो है वितरण करते हैं, प्रत्येक दिन उन्हें डीलरों से जो वितरण होती है अनाज, उसके जो है क्या कारण है हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो है गोदाम में जिला मुख्यालय का जो है अनाज का गोदाम लगातार जारी है।
और हम प्रयास करेंगे ये जो स्थिति रही है लगातार जो गोदाम का, ये जो हम दिखाने का प्रयास करेंगे, ये अनाज की जो क्वालिटी रही है, यहाँ पर जो क्वालिटी यहाँ पे रही है इस तरह की, जो पूरी तरह से जो है ख़राब हो चुकी है। ये गोदाम में जो है तकरीबन ये जो हज़ारों टन जो है अनाज आज भी ख़राब हो रहे हैं। नतीजा यह है कि जो लगातार जो वितरण होती है, लगातार जो वितरण की जो प्रक्रिया होती है, जो लगातार अनाज जो है कहीं अन्यत्र जगह से मंगा करके इसमें स्टॉक की जाती है, स्टॉक के बाद जो है अनाज जो है निकाला नहीं जा रहा है। जिस तरह से जो है लगातार जो है चहेते लोगों को जो है अनाज जो है जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को एसएफसी आपूर्ति कर रही है, वैसे में ये जो हज़ारों टन की जो अनाज की स्थिति जो है आज ख़राब हो गया है। और स्थिति इस पर किसी प्रकार से जो है आपूर्ति विभाग या जो भी हो वो इस पर जो है नियंत्रण करने में असमर्थ है। हम देख रहे हैं जो यहाँ जो मजदूर हैं जो लगातार दिखाने का प्रयास करेंगे कि अनाज की जो क्वालिटी जो ख़राब जो हो रही है उसको सही करने में जुड़े हैं। जो जितने जो अनाज जो है इसमें कीड़े मकोड़े जो है लगे हुए हैं, अनाज जो है दीमक का भेंट चढ़ रहे हैं, कीड़े खा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो अनाज की जो लगातार जो शिकायत आती है, जो लोगों को जो बीच वितरण किया जाता है, हमेशा जो उपभोक्ता इससे शिकायत करते आते हैं कि अनाज ख़राब मिलते हैं, जिसका यही वजह है अरवल मुख्यालय के गोदाम में जो हज़ारों टन अनाज ख़राब हो रहे हैं। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। सुप्पी प्रखंड का रामपुर कंठ गांव सीतामढ़ी के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित गांव में से एक है। करीब 5000 की आबादी वाला ये गांव हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। 2007 में तो बाढ़ ने यहां ऐसी तबाही मचाई कि गांव वाले हमेशा के लिए विस्थापित हो गए। करीब 9 साल तक इस गांव के लोगों को बागमती नदी के तटबंध पर जिंदगी गुजारनी पड़ी। ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई और आखिरकार बांध के नजदीक ही थोड़ी जगह देकर गांव वालों को बसा दिया, लेकिन और कोई सुविधा इन्हें नहीं मिली। अब भी बाढ़ के मौसम में इस गांव के लोगों को जागकर रात गुजारनी पड़ती है। जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक हम लोग भयावह स्थिति बना रहा था। हम लोग बांध पर रहते हैं और विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कि हम लोग चाहते हैं कि ठोकर बन जाए और बांध मजबूती हो जाए, पायलट चैनल की तंदुरुस्त हो जाए, नदी दूर भाग जाए, कि ताकि हम लोग सदा के लिए फिर मजबूत महसूस करें और घर द्वार अच्छा बना के रहे। आज तक वो इतना को कुछ न मिला। वो खिचड़ी गया तो उस खिचड़ी पर भी मार छीन लिया, मार हो गया। वो दिन से खिचड़ी भी बंद हो गया, सिर्फ जमीन मिला लोगों को अलावा कुछ न। तक मुझे जानकारी है कि सभी विस्थापितों को सरकार द्वारा जमीन मुहैया कराकर उनको वहाँ पर स्थापित किया गया था, उनको वहाँ पर बसाया गया था। और सरकार की सभी योजनाओं से, जैसे हर घर नल का जल, बिजली, सड़क, सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं। बिहार के गोपालगंज में हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 ज्वेलरी शॉप से 50 लाख के आभूषण की लूट की। इस दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने स्वर्ण कारोबारी के साथ मारपीट की। लूटपाट के बाद फायरिंग करते हुए लुटेरे फरार हो गए। घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के अडना बाजार की है। वारदात के बाद दहशत के कारण आभूषण व्यवसायियों ने दुकानें बंद रखी हैं। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए, ये लूट की जो वारदात है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, और दूसरी तस्वीर में आपको दुकानें बंद दिख रही होंगी। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर दुकानदार हैं वो दहशत में हैं। पूरी वारदात ज्वेलरी शॉप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पीड़ित व्यवसायी की माने तो 24 नवंबर की दोपहर 2 बाइक पर सवार 6 हथियारबंद अपराधी अरना बाजार पहुंचे थे। घटना के दिन पंचायत चुनाव था, इसलिए उचका गांव में पुलिस की गश्त नहीं थी। इलाके की पुलिस थावे और मांझा प्रखंड में चुनाव कराने में व्यस्त थी। इसी का फायदा उठाते हुए अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में धावा बोला। 2 बाइक से पहुंचे 6 नकाबपोश बदमाशों ने पहले राकेश ज्वेलर शॉप में धावा बोला। ज्वेलरी शॉप से 800 ग्राम सोना और 11 किलो चांदी के अलावा 40,000 रुपए नगद लूट लिए। ज्वेलरी शॉप के आभूषण खाली करने के बाद पास में ही रानी ज्वेलर्स शॉप में घुस गए। यहां बदमाशों ने दुकानदार के सीने पर पिस्तौल भिड़ाकर 90 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी के आभूषण के साथ 20,000 रुपए नगद लूट लिए। दोनों ज्वेलरी शॉप में लूटपाट करने के बाद बदमाश बाजार में फायरिंग करते हुए आसानी से फरार हो गए। और अब सवाल यह है कि पुलिस की गश्ती अरना बाजार में उस दिन क्यों नहीं थी? सभी पुलिस कर्मियों को पंचायत चुनाव में क्यों लगाया गया था? कारोबारियों को पुलिस ने
राम भरोसे क्यों छोड़ दिया? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस घटना के बाद उठ रहे हैं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धनबाद के गोविंदपुर में